नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो करंट अफेयर्स की बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू की है, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज है आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है इसके लिए भी यह सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है तथा इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो रखे हुए हैं उनको आपको सिंपली फॉलो करना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो है मैंने एक ही प्लेलिस्ट में रख दिया है, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपका एग्जाम यूपीएसआई का है या एसएससी जीडी का है या लेखपाल का है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो तीसरा है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और भारतीय सेना ने हाल ही में ह्यूमन राइट्स सेल का पहला प्रमुख किसे नियुक्त किया था आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय सेना के हाल ही में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख बनाए गए हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेजर जनरल गौतम चौहान जो है ये भारतीय सेना के ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख बनाए गए थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेजर जनरल गौतम चौहान। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस संस्थान ने देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया था आपको बताना है। तो देश का पहला जो नैनो यूरिया लिक्विड है इसको लॉन्च किया गया था इफ्को के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इफ्को के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है आपको बताना है। तो दुनिया की सबसे लंबी जो अंडर सी केबल परियोजना है इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण कर रहा है गूगल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल के द्वारा जो है दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो यह पुस्तक काफ़ी न्यूज़ में थी। इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही जाएगा। हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी, इन्हीं के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का फैसला किया था आपको बताना है। तो इस पेरिस जलवायु समझौते को कुछ वर्ष पहले जो है अमेरिका के द्वारा छोड़ दिया गया था, परंतु हाल ही में अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इन्होंने पुनः जो पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का फैसला कर लिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका दोबारा से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो पेरिस जलवायु समझौता था यह किस वर्ष में हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यह किस वर्ष में समझौता हुआ था पेरिस का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया था द हिंदू ग्रुप को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, द हिंदू ग्रुप को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस यहाँ की बात हो रही है, तो आपका जो विश्व हिंदी दिवस है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, कहाँ पर? तो नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी कारण से 10 जनवरी का जो दिन होता है यह प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, यानी कि नेशनल हिंदी डे की अगर हम बात करें, तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जनवरी के ये चारों जो दिन दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को आपका क्या होता है? विश्व प्रवासी दिवस होता है, इसे आप याद रखिएगा। सॉरी, प्रवासी भारतीय दिवस होता है। तो आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को होता है तथा इस वर्ष का इसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये थीम आप याद रखिएगा, आत्मनिर्भर
भारत में योगदान, इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 9 जनवरी को, उसका थीम था। इसके अलावा 12 जनवरी का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसे भी आप याद रखिएगा, नेशनल यूथ डे जो होता है आपका 12 जनवरी को होता है। यह बर्थडे होता है भारत में स्वामी विवेकानंद जी का। इसके अलावा आपका जो 23 जनवरी है, इसको भारत सरकार मनाएगी पराक्रम दिवस के रूप में। 23 जनवरी का आपका बर्थडे होता है सुभाष चंद्र बोस का, तथा इनका बर्थडे जो होता है भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 जनवरी को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा की शुरुआत की है, आपको बताना है। तो वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा की जो शुरुआत है की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तथा यह जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसी के द्वारा गोंडी भाषा को ट्रांसलेट किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, गोंडी भाषा को जो है ट्रांसलेट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। इसके अलावा इसके दो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, एक है आपका काइजला प्लेटफॉर्म और एक है आपका एज्योर प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस मंत्रालय ने 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की थी? तो आपको बताना है इस मंत्रालय का नाम। तो इस मंत्रालय का नाम क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसने 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो आप ध्यान दीजिएगा, सुपर 75 जो छात्रवृत्ति योजना है, इसकी शुरुआत की थी हमारी जो नया केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा। और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, आपको बताना है। तो लेटेस्ट की जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई थी 2020 की, इसके अनुसार विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे जो प्रदूषित राजधानी है वह है हमारी नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। आपको बताना है कि जो लाइट हाउस परियोजना, इसका संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है आपकी क्या? तो लाइट हाउस परियोजना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का थीम क्या था, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जो नई दिल्ली में 29वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसका थीम रखा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि ऑप्शन आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दी है, आपको बताना है। तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की जो संख्या है 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दी थी। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि यह जो स्कीम है मनरेगा, इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोविन। तो अगर आपको कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी है तो आपको इसी एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोविन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति योजना की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महिला उद्यमियों के लिए जो स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी HDFC बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, HDFC बैंक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा था, आपको बताना है।
तो गोवा का जो आपका 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, इसका फोकस देश कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यहाँ की बांग्लादेश जो था यह फोकस कंट्री था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, काजा कलास हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आपको बताना है। तो काजा कलास जो है हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया की, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये अब इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जिस भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनती हैं वे काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं, तथा इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ट्रेंड में हैं, तो इनको आप याद करते चलिएगा। तो एस्टोनिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में जर्मन वॉच नामक संस्था के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 को जारी किया गया था। यहाँ पे 2021 होगा। तो इस 2021 के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कथन कौन सा सही है। तो पहला कथन क्या दिया गया है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक था, तो बिल्कुल सही कथन है। तथा इस स्थान में भारत का स्थान था, मतलब इस सूचकांक में भारत का स्थान था 7वां, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोनों ही सही यहाँ पे दिए गए हैं। जो आपका जर्मन वॉच नामक संस्था के द्वारा इस वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी किया गया 2021 का, इसमें मोजाम्बिक जो है आपका पहले स्थान पे था और भारत का स्थान था 7वां। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और किस देश ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए पहले सबसे बड़ा टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की, आपको बताना है। यानी कि आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश के द्वारा कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु पहले सबसे बड़ा टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई है। तो इस टीकाकरण क्लिनिक की जो शुरुआत की गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की जो स्थापना की गई थी उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस जगह पर महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी थी? आपको उस स्थान का नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में। कहा? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराज सुहेलदेव की प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बहराइच में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच रेफरी कौन बनी है? वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के चौथे अंपायर की भूमिका में थी। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? क्लेयर पोलोसॉक, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लेयर पोलोसॉक जो थी ये पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका में इन्होंने भाग लिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लेयर पोलोसॉक। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। तो ये किस राज्य के हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इसरो ने किस वर्ष चंद्रयान 3 प्रक्षेपित करने की घोषणा की, आपको बताना है। तो चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, वर्ष 2022 में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एंडी जेसी हाल ही में किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं? तो अमेजन के ये सीईओ बने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया, आपको बताना है। तो तीसरी बार एलन बॉर्डर जो मेडल यह दिया गया था स्टीव स्मिथ को। ये ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं? तो क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और 22वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जो आपका 22वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2021 हुआ था, इसमें महिला एकल का खिताब जीता था मनिका बत्रा ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मनिका बत्रा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है, आपको बताना है।
तो इस अभियान का क्या नाम है? वृद्धजन पोषण मिशन, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। क्यों की गई थी? वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अहमदाबाद में बने सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आपका नरेंद्र मोदी के नाम पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों यह हमारा तीसरा वीडियो था करंट अफेयर्स का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।